हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं बेटा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यानी कि महत्वपूर्ण अकार्बनिक संरचनाएं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे अपन नीट की बात करें, चाहे जेई की बात करें, चाहे जेई मेंस की बात करें, चाहे जेई एडवांस की बात करें और चाहे अपन बोर्ड्स की बात करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर खास बात यह है कि यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे लिए टफ एग्जाम है, ये इजी है तो यहां पर इसके आने के चांसेस नहीं है या यहां पर ज्यादा है। मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बगैर आप बहुत चैप्टर्स है हमारे पास जिनमें स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट रहती है। अकार्बनिक में अगर बात करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग से लेके हमारे पास, फिर ब्लॉक केमिस्ट्री में जब जाओगे पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक 17 तक वहां पर स्ट्रक्चर है। डी ब्लॉक में जाओगे वहां पर स्ट्रक्चर्स है। तो सारी स्ट्रक्चर्स अपन यहां से सीख सकते हैं। क्लियर। और ये बात होगी हमारे पास इनऑर्गेनिक की जगह अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर जब आप ऑक्सीकरण अंक निकालते हो तो वहां बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर। वहां पर हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा क्या, स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो एक तरीका यह है कि हमें हर एक स्ट्रक्चर को याद कर ले और दूसरा तरीका यह है कि क्यों ना हम कुछ ऐसे रूल बना दे, दो चार रूल हमारे पास ऐसे हो जिनसे हम ज्यादातर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाए और फिर याद करने के लिए हमारे पास बहुत कम स्ट्रक्चर्स ही रहने वाली है। क्लियर। तो अब अपन यहां पर यही सीखने वाले हैं कि अकार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो जो भी मैं यहां पर रूल लिखवाऊंगा वो ऐसा नहीं कि कोई किताबों में रूल लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। बस वो ये है कि अलग अलग कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को देखते हुए देन फिर उसके आधार पर कुछ नियम बनाए गए हैं जो आपको यहां पर देखने हैं। क्लियर। इन नियम्स के बेसिस पर मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स आप बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 90 से 92 स्ट्रक्चर्स ऐसी होंगी जिनको आप इन नियम्स के आधार पर बता पाओगे और बाकी हमारे पास जो 8-10 स्ट्रक्चर्स है वही आपको याद करनी होंगी। इसका एक तरीका और भी है, चाहे तो आप 100 की 100 स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हो अगर आप इन नियमों को नहीं देखते हो तो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से नियम देखना आसान है और बहुत इजी नियम है, सिंपल नियम है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हमारे पास, अगेन बोल देता हूं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट का हो चाहे जेई का बच्चा हो, इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी है। क्लियर। नीट और जेई। क्लियर। हाँ, यहां समरी लेक्चर लिखा हुआ है, वो बस ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि मतलब कुछ और मिल नहीं रहा था कि क्या लिखे इस पर, तो मैंने समरी लिख दिया है यहां पर, बाकी एक्स्ट्रा है हमारे पास। क्लियर। हाँ, एक्स्ट्रा मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि सर ये अब सिलेबस की चीज नहीं, बिल्कुल सिलेबस की है। तो इसको आप अपने रेगुलर नोट्स में ही रखना है और जब कभी भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन का मान लीजिए कभी भी टेस्ट हो, फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट, तो आपको ये चीज जरूर पढ़नी है। ब्लॉक केमिस्ट्री जिसमें पी ब्लॉक आए वहां पर जरूर देखना है इनको। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी। हाँ भाई, तो क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जिनकी अपन को संरचनाएं सीखनी है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचनाएं, टाइम कम लगे इसलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं जिससे कि जल्दी हो। ठीक है, मेरे को टाइम ज्यादा लगा है बट ये है कि आपके पास जितना छोटा लेक्चर आएगा उतना अच्छा है, हर एक चीज समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को जिनको मान लीजिए हमारे पास बॉन्डिंग नहीं आती है तो उनको थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट जितना यहां पर केमिकल बॉन्डिंग यूज आएगा उतना मैं आपको बता दूंगा, बहुत कम यूज आएगा, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर। हाँ भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना बनाने की ट्रिक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले आपके पास एक रोचक पॉइंट है, वो है यहां पर सम्मित लिख रखा है, या इसको हटा के मैं बोल दूंगा कि ट्राई करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, रोचक पॉइंट क्या है कि संरचना को सममित मतलब सिमेट्रिक बनाना है, ज्यादा से ज्यादा ये ट्रिक करना है, ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है कि संरचना कैसी बने, हमारे सममित बने। संरचना कैसी बने, सममित। ये हमारा क्या है यहां पर, ये रोचक पॉइंट हो गया। क्लियर।
संरचना क्या होनी चाहिए हमारे पास, सममित होनी चाहिए। अब किस तरीके से बनाएंगे वो बात करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कोई भी अकार्बनिक यौगिक है तो उनको मैं दो तरीके से वर्गीकृत कर सकता हूं। पहला हमारे पास मुख्यतः ऐसे यौगिक जिनमें एक आयनिक लक्षण ज्यादा है, और दूसरे हमारे पास ऐसे जिनमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। क्लियर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा किसमें आयनिक ज्यादा है किसमें सहसंयोजक ज्यादा है, तो देखो आयनिक के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखो आयनिक के लिए अगर आपको NH4+ दिख जाए, NH4+ मिल जाएगा तो ये आयनिक रहेगा, मतलब आप इसको अलग कर देना है, मतलब बताऊंगा मैं अभी। ये हो गया। उसके अलावा फर्स्ट ए सेकंड ए के धनायन, मतलब फर्स्ट ए में किसको, Li, सेकंड ए में किसको हमारे पास Be एंड Mg, बेरिलियम तथा Mg को छोड़कर। जनरली इनको छोड़कर बाकी सभी अगर ये धनायन आते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट ए के, फर्स्ट ए के मतलब जो प्रथम ए ग्रुप है जिसमें Li Na RbCs आता है उसमें Li छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी सेम चीज Be बेरिलियम छोड़ देना है सेकंड ए में से, और Mg छोड़ देना है। क्लियर, डन। ये हमारे पास आ गए। तो अगर ये आते हैं हमारे पास तो इसमें क्या रहेगा, हमारे पास मुख्यतः आयनिक रहेंगे। अब इसमें करना क्या है, अगर मुख्यतः आयनिक रहे तो आपको क्या करना है, धनायन और ऋणायन को अलग कर लेना है। धनायन तथा ऋणायन को अलग अलग कर लेना है, अलग अलग करना है। बहुत सिंपल सी बात है। धनायन तथा ऋणायन को क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे उदाहरण से समझा देता हूं, एग्जांपल जैसे आपके पास है यहां पर, मान लो ये आ गया K2Cr2O7, आपको इसकी संरचना बनानी हो, मान लो K2Cr2O7 की, तो क्या करेंगे, यहां पर कैसे पता चला मेरे को आयनिक है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ए कैल्शियम दिख रहा है, सॉरी कैल्शियम नहीं पोटेशियम, क्या दिख रहा है हमारे पास, पोटेशियम दिख रहा है, तो ये फर्स्ट ए का है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास आयोनिक है। तो के ऊपर हमेशा +1 रहता है, तो ये आ गया 2K है तो 2K के ऊपर +1, तो बाकी जो बचेगा हमारे पास CrO4 सॉरी Cr2O7 2 ये क्या आ गया हमारे पास ऋणायन। तो अपन को इसकी संरचना बनानी रहेगी, इसकी तो बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। क्लियर। और देख लो जैसे आपने ये देखा है KMnO4, तो KMnO4 में भी क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया। तो अगेन K है यहां पर, तो क्या आएगा K+ और बाकी क्या आ जाएगा MnO4-, तो अपन को किसकी संरचना बनानी रहेगी, MnO4- की। क्लियर। और मान लीजिए हमारे पास यहां पर आ जाए NH4 का होल ट्वाइस। क्लियर। या मान लीजिए हमारे पास आ जाए NH4NO3, मान लो ये आ गया, तो आप क्या करो इसको भी आयंस में ब्रेक कर लो। NH4 के ऊपर क्या रहेगा हमेशा +1, तो ये आ गया NH4+ और NO3-। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास चीजें करनी है। देन सबसे पहले धनायन और ऋणायन को अलग कर लेना है, और उसके बाद अपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे यहां पर इसकी बनेगी, यहां इसकी बनेगी, यहां दोनों की बना सकते हैं अपन, NO3- की भी NH4+ की भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कि अगर सहसंयोजक यौगिक हो तो क्या करना है। अगर हमारे पास सहसंयोजक यौगिक हो तो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम है हमारा फर्स्ट कि केंद्रीय परमाणु को पहचानना है। क्या करना है, अगर यौगिक कैसा हो, सहसंयोजक। कैसे पहचानेंगे, इनके अलावा सहसंयोजक ही होंगे, बाकी सब क्या हमारे पास है, जैसे आप जितने भी देखते हो H3PO4 हो गया, क्या हो गया H3PO4 हो गया, H3PO2 हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, H2SO4, HNO3, H2S2O8, है ना, CrO5, ये सब क्या है हमारे पास, इस वाली कैटेगरी में आएंगे। क्लियर। तो केंद्रीय परमाणु को पहचाने, केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी है सबसे पहले। बोले सर हमको कैसे पता चलेगा केंद्रीय परमाणु कौन है, हमको कैसे पता चलेगा केंद्रीय परमाणु कौन है, बात तो सही है।
तो केंद्रीय परमाणु कौन है कैसे पता चलेगा? इसके बहुत ही सिंपल रूल है। देखो केंद्रीय परमाणु कौन रहेगा मुझे बताओ, कौन हो सकता है केंद्रीय परमाणु? जैसे भाई केंद्रीय परमाणु मतलब सेंटर, तो सेंटर में कौन रहता है? जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का कैप्टन हो गया वो सेंटर है, क्लियर। फुटबॉल टीम हो गया उसका जो कैप्टन है वो सेंटर हो गया, क्लियर। सेम ऐसे मान लो गांव है, गांव का मुखिया वो हमारे पास सेंटर हो गया, क्लियर। पंचायत है तो पंचायत का सरपंच क्या हो गया हमारे पास? सेंटर हो गया। तो अब सरपंच को ऐसे नहीं, पंचायत एक पंचायत उसमें 5 सरपंच घूम रहे, 10 घूम रहे, 15 घूम रहे, ऐसा तो होगा नहीं, एक ही सरपंच रहेगा। या समझ में आ गई बात? मतलब मुखिया कम रहते हैं, कप्तान उप कप्तान बस यही होगी, क्लियर। तो ये बोल सकते हैं कि भाई केंद्रीय परमाणु की बात हो रही है तो सर कम से कम संख्या में होंगे, तो क्या होंगे? पहला आएगा हमारे पास संख्या में कम होंगे। ये कैसे पहचानेंगे? संख्या में क्या होंगे? कम। ठीक है सर, पहली चीज समझ में आ गई कि संख्या में हमारे पास क्या होंगे? कम। अभी उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारे पास केंद्रीय परमाणु है, क्लियर। दूसरी बात, अब हमारे पास पहला रूल तो हो गया संख्या में कम होंगे। दूसरा कैसे पहचानेंगे केंद्रीय परमाणु? क्या संख्या में कम से ही अपन पहचान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। संख्या में कम है सही बात है, बट भाई साहब केंद्रीय परमाणु है, आप केंद्र हैं, तो केंद्र ऐसा होना चाहिए जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हो या जिसके कनेक्शन ज्यादा हो। हाँ कि ना भाई? पता चले भाई साहब सरपंच बन गया है और उसके जुगाड़ ही नहीं, कहीं पर जुगाड़ नहीं मतलब जानकारी नहीं, उसको पता ही नहीं काम कैसे करवाना है। आप मान लीजिए साइन करके सरपंच जी के साइन करके ले गए किसी के पास, प्रधान के पास, बोले सर सरपंच जी ने साइन कर दिया आप भी कर दीजिए। बोले कौन है सरपंच तुम्हारा? मैं तो जानता ही नहीं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले सरपंच के साइन, अरे बोले सरपंच जी के साइन है क्या? अरे भाई फिर तो हम भी कर देते, अगर सरपंच जी ने साइन कर दिया तो हम भी कर देते। ऐसा होना चाहिए, यस और नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो केंद्रीय परमाणु रहना चाहिए उसके जानकारी होनी चाहिए ज्यादा। अब ये तो हो गई वहां पर। अब यह बात करेंगे तो केंद्रीय परमाणु की जानकारी का मतलब क्या है? जिसकी सह संयोजकता क्या हो? ज्यादा हो। सह संयोजकता मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बंध बना सके। जानकारी ज्यादा हो मतलब कनेक्शन ज्यादा है। कनेक्शन मतलब यहां क्या हो गया? कनेक्शन मतलब बॉन्ड। तो जिसकी संयोजकता, जिसकी सह संयोजकता ज्यादा हो। क्लियर। और तीसरा हमारे पास आ गया जिसकी विद्युत ऋणता कम हो। विद्युत ऋणता कम हो। विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूं, इनका सीक्वेंस चेंज कर देता हूं हल्का सा, इसको यहां और इसको यहां भेज देते हैं। जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो? कम हो, और जिसकी सह संयोजकता क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर, डन। ये हमारे पास पहचानने के तरीके हैं। केंद्रीय परमाणु को आपको इस तरीके से पहचानना है, क्लियर। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अब आपको क्या करना है? केंद्रीय परमाणु को यहां पर अंडरलाइन करना है। क्या करना है? केंद्रीय परमाणु को लाइन कर देना। जैसे मान लो मैं बात करूं आपसे कि भाई H2SO4 में केंद्रीय परमाणु क्या होगा, तो आप बोल दोगे तुरंत सल्फर होगा सर। एक कम से कम संख्या में कौन? सल्फर है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई मान लीजिए हमारे पास H3PO4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, तो आप बोल दोगे P है। अगर मैं बोलूं कि आपको MnO4 माइनस में केंद्रीय परमाणु कौन है, तो आप बोल दोगे सर Mn है। अगर मैं बोलूं आपको Cr2O72 माइनस में केंद्रीय परमाणु कौन है, तो आप बोल दोगे क्रोमियम है, क्लियर। ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि आपको HNO3 में केंद्रीय परमाणु कौन है, तो आप बोलोगे हैं ये तो दिक्कत है क्या, कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों कम संख्या में। तो बिल्कुल सही बात है, संख्या में कम। अब जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, अब वो बोले सर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। पर आप ये देखो कि हाइड्रोजन तो एक ही बंध बना सकता है, क्या वो केंद्रीय परमाणु हो सकता है? नहीं, हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय, जो एक ही बंध बना सकता है वो केंद्रीय परमाणु कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ही बंध बनाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है हमारे पास? नाइट्रोजन। और देखो जैसे मान लो यहां पर आ गया H3BO3, क्या आ गया हमारे पास? H3BO3, ये आ गया H3BO3। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु क्या हो गया? बोरोन हो गया, क्लियर, आदि। तो ऐसे आप केंद्रीय परमाणु को पहचान सकते हो, क्लियर।
ऐसे आप केंद्रीय परमाणु को पहचान सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब यहां पर अपन जब सहसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे तो इनमें ज्यादातर जो संरचनाएं पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सी अम्लों की। किसकी पढ़ने वाले हैं? ऑक्सी अम्लों की। किसकी पढ़ने वाले हैं? ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं पढ़ेंगे। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑक्सी अम्ल, वैसे ये चीज आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल होते हैं हमारे पास कि अगर केंद्रीय परमाणु क्या है, यहां पर हमारे पास नॉन में ए धातु के साथ क्या हो, ए धातु के साथ OH बंध जुड़ा हो, ए धातु से क्या जुड़ा हो? OH। ए धातु से क्या जुड़ा हो? OH जुड़ा हो, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ए धातु के साथ क्या जुड़ा हो? OH जुड़ा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। क्लियर, समझ में आ गई बात? ए धातु के साथ क्या जुड़ा हो? OH जुड़ा हो। डन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों की जब अपन संरचना बनाएंगे तो क्या करना है? केंद्रीय परमाणु को पहचानना है, नंबर 1, तो उसको केंद्र में कर देना है। और नंबर 2 क्या है हमारे पास कि जो पड़ोसी परमाणु है, पड़ोसी परमाणु, पड़ोसी मतलब सराउंडिंग, पड़ोसी परमाणु, पड़ोसी परमाणुओं की संयोजकता ग्राउंड स्टेट, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वही की बात कर रहा हूं। जैसे किसी भी परमाणु का आप लिखोगे, नाइट्रोजन का लिखोगे, ऑक्सीजन का लिखोगे, ठीक है, जो भी लिखोगे, सल्फर का, ग्राउंड स्टेट, पड़ोसी परमाणुओं की संयोजकता ग्राउंड स्टेट में पूरी करनी है। अब हमारे पास यहां पर आता है कि सर यहां केमिकल बॉन्डिंग आता है। जब आप सहसंयोजक यौगिकों की संरचना बनाओगे तो हमारे पास क्या आएगा? पड़ोसी परमाणु है तो उनकी आपको संयोजकता जो है ग्राउंड स्टेट में पूरी करनी है। संयोजकता का मतलब क्या है कि बंध बनाने हैं। अभी ऐसा समझ लो आप, संयोजकता मतलब बंध बनाने। कितने बंध बनाने? जितने ग्राउंड स्टेट में हमारे पास उसके बनेंगे वो। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये कॉपी कर लेंगे इतना। अब आते हैं हमारे पास इस वाले, इसके लिए लिख रहे हैं अपन, किसके लिए? सहसंयोजक यौगिकों के लिए। तो मैं राइट साइड में लिखता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सहसंयोजक यौगिकों के लिए ही लिख रहा हूं मैं। तो इसमें क्या आएगा? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट संयोजकता क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लोग पढ़ चुके होते हैं, इतना सा तो जानते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोले सर समझाओ, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए हर एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लो। उदाहरण जैसे हमारे पास आया ऑक्सीजन, उदाहरण क्या आया हमारे पास? ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 और क्या आ गया? 2p4। तो इसकी बाह्यतम कोष कौन सा है? 2। तो अब आप इसको डब्बे बना लो, 2s का एक डब्बा और 2p के 3 डब्बे। भाई p में 3 होते हैं तो जितने बन रहे हैं वही बना रहा हूं मैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। 2p में 1 2 3 और ये 4। तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 2। ये तो युग्मित हो रखे हैं, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। इसकी संयोजकता कितनी होगी हमारे पास? 2। क्लियर। अब ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी लोग हैं, जैसे ऑक्सीजन के बाद सल्फर आ गया, सल्फर की भी कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी, क्योंकि वो इसी फैमिली का है। क्लियर, समझ में आ गई बात? जैसे सल्फर की अगर देखोगे तो सल्फर की भी क्या आएगा? नियोन तक इनर्ट गैस है तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6, वो लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है। और देन क्या आ गया हमारे पास? 3s2 और क्या आ गया? 3p4। तो यहां पर भी अगर बनाओगे तो सेम ऐसे ही बनेगा। 2s की जगह क्या आ जाएगा? 3s आ जाएगा बस, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल होंगे। तो इसकी भी संयोजकता कितनी है हमारे पास? 2 है। इसकी संयोजकता कितनी है हमारे पास? 2 है। क्लियर। मान लो क्लोरीन,
क्लोरीन की देखनी हो तो क्लोरीन में क्या आएगा हमारे पास, यहां पर देखो क्लोरीन में भी नियोन आ गया, इनर्ट गैस तो है ही। उसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 3s2 और क्या आ गया 3p5। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो 3s में 2 और 3p में अब हमारे पास कितने आ गए, 3p में आ गए हमारे पास अब यहां पर ये आ गए। क्लियर, कितने 5, तो 5 हमने बना दिया, 5 बना दिया। तो अब एक विमित इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1, तो इसका मतलब संयोजकता कितनी है, 1 है। तो ग्राउंड स्टेट की संयोजकता कितनी होती है क्लोरीन की, 1। तो ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत बड़े वाले यौगिकों की अपन को करनी भी नहीं है, इनकी करनी है बस। क्लियर, डन है। नाइट्रोजन की अगर कोई देखे तो नाइट्रोजन का भी देख सकते हैं। अब एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, मैं यही बता देता हूं। द्वितीय आवर्त के, ये आप सीखोगे आगे चल के, बट मैं ये लिख देता हूं। द्वितीय आवर्त के तत्व द्वितीय आवर्त के तत्व अधिकतम चार बंद यानी कि बॉन्ड बना सकते हैं। अधिकतम लिखा है मैंने, ये बात हो रही है जब वो केंद्रीय परमाणु है, जब वो क्या है केंद्रीय परमाणु। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब वो सराउंडिंग एटम रहेंगे तो सराउंडिंग एटम का तो फिक्स है कि जब वो पड़ोसी परमाणु रहेंगे सराउंडिंग एटम तो ग्राउंड स्टेट की ही संयोजकता पूरी करनी है। बट जब वो ग्राउंड सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, केंद्रीय परमाणु के केस में आपको क्या करना है हमारे पास कि सर यहां पर अधिकतम 4 बंदी बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि अगर द्वितीय आवर्त के परमाणु की बात करेंगे तो उसका संयोजी कोष कौन सा रहेगा, संयोजी कोष जो आवर्त संख्या है वही रहता है। संयोजी कोष है n बराबर 2, तो n बराबर 2 के लिए हमारे पास सिर्फ क्या रहता है 2s रहेगा और क्या रहेगा 2p रहेगा। तो 2s में कितने कमरे रहते हैं, 1, और 2p में कितने कमरे रहते हैं, तो कमरों से ज्यादा बंद नहीं बन सकते। 2d रहता नहीं है, तो ये टोटल कितने आ गए हमारे पास 4 कमरे। टोटल कितने यहाँ पर 4 कमरे हैं, तो अधिकतम 4 बंद बन सकते हैं। अधिकतम 4, चाहे चीज के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन उससे मतलब नहीं, बट अधिकतम 4 ही बंद बन पाएंगे। क्लियर है, तो ये बात आ गई। अब इसके बाद अपन सारे स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, टेंशन मत लो, ये कुछ जानकारी थी। अच्छा, यहां ध्यान देंगे, बोले सर आपने ये स्ट्रक्चर तो मतलब ये वाला बना दिया, आपने आयनिक वाला बता दिया। जब आप आयंस बना रहे हो हमारे पास, तो देखो यहां प्लस है या माइनस है, तो सर ये कहां जाएगा। उदासीन हो तो समझ में आता है, बट अगर हमारे पास माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास आयन दे रखा है, ये आयनिक वाले में लिखेंगे क्या दे रखा है हमारे पास आयन, तो आयन में क्या करना है हमारे पास, बहुत सिंपल चीज है कि अगर जो आयन रहेगा उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करना, तो जो भी आवेश हो, जो भी आवेश हो उसे कौन संभालेगा। देखो भाई, कुछ भी हो रहा है तो मुखिया ही जिम्मेदार है उसका, तो कौन जिम्मेदार है, मुखिया। अगर मुखिया के अलावा जैसे मान लो प्रधान, प्रधान के अलावा उप प्रधान हुआ, उप प्रधान कौन है, ऑक्सीजन, और प्रधान कौन है, मुखिया, सेंट्रल एटम। तो अगर उप प्रधान नहीं है तो सारी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, प्रधान को, यानी कि केंद्रीय परमाणु को। ऑक्सीजन नहीं है तो जो भी आवेश हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे केंद्रीय परमाणु को देंगे, उसे केंद्रीय परमाणु को देंगे। क्लियर, और अगर हमारे पास जो आयन है उसमें ऑक्सीजन है, आयन में ऑक्सीजन है, तो अगर ऋणायन है, ऋणावेश है, तो ऑक्सीजन को देना है, और अगर धनावेश है तो अगेन फिर कौन आएगा,
अगर धनावेश है तो केंद्रीय परमाणु। ये चीज आप आगे चल के जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखोगे। कहां पर? जब आप संकरण निकालते हो। धनावेश है तो केंद्रीय परमाणु को, ठीक है। अभी जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तब एक एक चीज क्लियर होगी। अभी आपको यहां पर सिंपल सिंपल सी बातें बताई है मैंने, क्लियर है। पहला सबसे सिंपल रूल क्या है कि जब कभी भी संरचना बनाएंगे तो ट्राई करेंगे कि संरचना हमारी सममित रहे, क्लियर। ट्राई करेंगे कि संरचना क्या रहे? हमारी सममित रहे। उसके बाद अपन ने बोला है कि सर हमारे पास यौगिक को दो में बांट सकते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक वाले कौन रहेंगे? NH4+। उसके अलावा फर्स्ट ए सेकेंड ए वाले। फर्स्ट ए सेकेंड ए में Mg, Be और Li को छोड़ देंगे, क्लियर। धनायन और ऋणायन में बांट लेंगे, सिंपल। यहां पर आगे हमारे पास मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिकों में क्या आएगा हमारे पास कि केंद्रीय परमाणु की पहचान। केंद्रीय परमाणु की पहचान क्या है सर? कम संख्या में होगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? विद्युत ऋणता कम और जिसकी सहसंयोजकता क्या हो? ज्यादा हो। ये हो गया हमारे पास, क्लियर। ऑक्सी अम्ल क्या रहता है? अगर अधातु से OH बंध बन रहा है तो उसको ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, क्लियर। यहां पर आगे हमारे पास धनायन और ऋणायन पे आवेश कहां जाएगा? तो अगर ऑक्सीजन है तो किस पर? ऑक्सीजन नहीं है तो केंद्रीय परमाणु पर, और अगर ऑक्सीजन है तो ऋणावेश आएगा तो ऑक्सीजन पर, और धनावेश आएगा तो केंद्रीय परमाणु। यानी कि एक चीज ध्यान रख सकते हो आप कि अगर ऋणावेश है तो ऑक्सीजन पर, बोले सर ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर केंद्रीय परमाणु, और बाकी सब में भी केंद्रीय परमाणु ही, क्लियर। जैसे यहां पर बात करोगे Cr2O7 ये दो माइनस है, किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पर। यहां भी ऑक्सीजन है तो ये माइनस किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। यहां माइनस है, किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पर। NH4+ में ऑक्सीजन नहीं है तो ये प्लस किस पे आएगा? केंद्रीय परमाणु यानी कि नाइट्रोजन पर, क्लियर, डन। जब संरचना बनाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, क्लियर। तो चलिए भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ऑक्सी अम्लों की संरचना, ऑक्सी अम्लों की संरचना बनाएंगे अपन। एक पॉइंट आता है ऑक्सी अम्लों की क्षारीयता, जो कि आप अभी आयनिक कंपाउंड में भी, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखोगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी देख लेते हैं, हमारे पास अलग अलग देखते हैं। ऑक्सी अम्लों की क्षारीयता का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू OH बंध की संख्या, ये ध्यान रखना है, OH बंध की संख्या। ऑक्सी अम्लों की जो क्षारीयता रहती है वो क्या रहती है? OH बंध की संख्या के बराबर रहती है, ना कि हाइड्रोजन की संख्या के। हाँ, या फिर आप ऐसा याद कर लो कि अगर मैं H3PO2, H3PO3 तथा H3BO3 के अलावा बाकी सभी में H की संख्या के बराबर आ जाएगा। H की संख्या के बराबर होता है। बट मेरे हिसाब से याद नहीं करना है, इससे बढ़िया आप सिंपल याद रखो कि OH की संख्या के बराबर आता है। किसके आता है? OH की संख्या के बराबर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब वो क्षारीयता पूछेगा, क्षारीय मतलब OH, क्षारकता लिखो यहां पर, क्या लिखो? क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या। क्षारकता का मतलब क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या। अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, क्लियर। तो अम्लीय हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो OH मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन अम्लीय रहते हैं, ये ध्यान रखना है, ना कि H की संख्या के बराबर, क्लियर। अब अपन कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, जैसे H2SO4, H2SO3, H3, H2CO3, ये सब क्या है? ऑक्सी अम्ल है। कैसे पता? क्योंकि यहां पर कोई भी धातु नहीं दिख रहा, सब क्या है? अधातु है। सब क्या है हमारे पास? अधातु। अगर धातु के साथ होता, जैसे मान लो NaOH, तो आपको सभी को पता है कि ये क्या है? ये तो क्षार है। NaOH क्या है? क्षार। ये ऑक्सी अम्ल थोड़ी है। अरे क्लियर। तो अब अपन एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल रूल है, क्या करना है सीख लो। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पहचानेंगे, क्योंकि ये अधातु, वो कौन सा है? सहसंयोजक, सल्फर, सल्फर, कार्बन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या करना है? केंद्रीय परमाणु लिखो, और केंद्रीय परमाणु से कम से कम क्या? एक डबल बॉन्ड O लगा दो। सभी में सेम तरीका है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, सेम तरीका है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है? बाकी जो ऑक्सीजन है उनको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। किससे?
केंद्रीय परमाणु से जोड़ेंगे भाई, उसी की तो क्या होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन बचे, 3, 1 2 3। यहां कितने बचे, एक तो चला गया, 2 बचे, तो ये आ गया 1 2। यहां कितने बचे सर, एक चला गया, 2 बचे, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ। कौन से वाले के साथ, इसके साथ नहीं, क्या बोला कि जो सराउंडिंग एटम है उनकी ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी पूरी करते हैं, ग्राउंड स्टेट की संयोजकता पूरी करते हैं। वो हो गई, ऑक्सीजन की 2 ही तो होती है। बोले सर हमको कैसे पता, अरे अभी तो सिखाया। ग्राउंड स्टेट की संयोजकता क्या होती है हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्राउंड स्टेट में, तो ऑक्सीजन के पास 2 ही होते हैं अयुग्मित, तो 2 है। क्लियर। तो यहां पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इस ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी है क्या, नहीं, एक बंद बना रखा है, तो एक किसके साथ बना देंगे, हाइड्रोजन के साथ। यहां भी क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। बोले सर हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, मैंने कहा ठीक है, तो चलो मुखिया के पास। मुखिया के पास गए, बोले भाई साहब ये ऑक्सीजन क्या है, मुखिया के पास, बोले हाइड्रोजन नहीं है भाई और मेरी संयोजकता पूरी नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपन जुगाड़ करते हैं तुम्हारा, क्या करो हमारे साथ एक बंद और बना लो, हमारे साथ क्या करो, एक बंद और बना लो। अरे क्लियर है क्या, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये इसकी संरचना हो गई। अब आप इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हो। ऑक्सीकरण निकालने के रूल ऑलरेडी बताए हुए हैं, कैसे बनाते हैं अपन, कि अगर हमारे पास देखो ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका क्या होता है, कि मान लेते हैं कि बी की विद्युत ऋणता क्या है, ए से ज्यादा, ऐसा माना है कि अगर बी परमाणु इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ए से ज्यादा है, तो बी और ए के बीच में अगर एकल बंध है तो क्या आएगा, ए के ऊपर +1 और बी के ऊपर -1। ये चीज क्लास में की हुई होगी आपने। क्लियर। सेम चीज अगर ए डबल बॉन्ड बी है, अगर आपने पढ़ लिया चैप्टर, नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तब आएगा। यहां कितना, सॉरी बी के ऊपर +1 नहीं आएगा, बी के ऊपर माइनस, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उसके ऊपर माइनस और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो यहां बी की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, यहां +1। यहां ए की विद्युत ऋणता कम है, 2 डबल बॉन्ड है तो +2 -2। अगर मान लो ए ट्रिपल बॉन्ड बी आ गया तो उस वाले केस में वही सेम, बी के ऊपर -3 और ए के ऊपर +3। अगर समान परमाणुओं के बीच में हो, मान लो ए के बीच में एकल बंध आ रखा है तो कुछ नहीं, तोड़ दो 0 0। अगर ए डबल बॉन्ड ए रहा या बी डबल बॉन्ड बी रहा तो भी हमारे पास 0 0, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो भी हमारे पास 0 0। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास यहां पर, तो अब आप यहां पर चेक कर सकते हो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक जो आएगा वो अपन नियम से निकालते हैं, वहां से भी और यहां से भी +6 आएगा। मैं स्ट्रक्चर खराब नहीं करना चाह रहा इसलिए देखे बता देता हूं। ये तोड़ेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी -2 +2, सेम चीज यहां पर -2 +2। अब ऑक्सीजन और सल्फर में एकल बंध है तो यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ भी -1 यहाँ +1, +2 +2 4 +5 +6, कितना हो गया, +6 हो गया। इसलिए सल्फर का ऑक्सीजन कितना रखा है, +4 रखा है। ठीक है, डन। तो वो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो ये रहने देता हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं H2SO3 में सल्फर एक ऑक्सीजन लगा दिया द्विबंध के साथ, उसके बाद बाकी के जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, इनके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अच्छा, इसकी क्षारकता कितनी है, इसकी क्षारकता OH की संख्या के बराबर, कितने OH है, 2, ये और ये। यहां भी क्षारकता कितनी आ गई, 2, क्षारकता कितनी आ गई, 2। सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 आ जाएगा। यहां देखो वही सेम C डबल बॉन्ड O, इसके बाद 2 बचे, 2 हाइड्रोजन है, ये आ गया। यहां भी क्षारकता कितनी है हमारे पास, 2 ही है, इसकी क्षारकता भी कितनी है, 2 है। क्लियर। मतलब ये 2H+ दे सकता है, इसका भी ऑक्सीकरण अंक +4 ही आएगा। चेक करोगे तो आप रूल से भी +4 ही आता है, वैसे भी +4 ही आएगा, यहां से भी निकालेंगे तो। क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, H3PO4 केंद्रीय परमाणु, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, यहां नाइट्रोजन। क्लियर। अब देखो फॉस्फोरस में जब देखोगे हमारे पास तो क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, ये तो सर सब में आएगा, P डबल बॉन्ड O सब में आएगा, यस और नो, ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कितने ऑक्सीजन बचे, 3, 1 2 3। अब जितने हाइड्रोजन है लगा दो, कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। क्लियर। तो क्षारकता कितनी हो गई सर, 3 OH है
तो क्षारकता हो गई हमारे पास 3। क्षारकता क्या होता है कि कितने H प्लस दे सकता है वो, तो 3 दे सकता है। 3 अम्लीय हाइड्रोजन है हमारे पास। क्लियर है भाई? बोले सर ठीक है। यहां देखो H3PO3 में कितने एक ऑक्सीजन गया, कितने बचे? 2, तो O। अब हमारे पास हाइड्रोजन लगा दो H। अब समस्या हो गई क्या? 2 हाइड्रोजन या तो 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन बचा। तो जैसे यहां पर हमारे पास H2SO4 में सल्फर ऑक्सीजन की विद्युत ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही थी, तो ऑक्सीजन गया मुख्य क्रियात्मक मतलब मुख्य परमाणु के पास, केंद्रीय परमाणु के पास, तो उसने बोला भाई मेरे साथ बंध बना लो। अब हमारे पास कौन पहुंच गया? हाइड्रोजन। बोले भैया ओ केंद्रीय परमाणु कहां जुड़े हम? भैया ऑक्सीजन खत्म हो गए इधर। बोले इधर नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसकी तो संयोजकता पूरी हो रखी है, एक तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। तो बोले ऐसे कर, हम भाई हम बने ना, हम केंद्रीय परमाणु, हम जोड़ेंगे सबको। क्या करेंगे? हम सबको जोड़ेंगे। तो क्या करता है? एक H यहां पर आ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय प्रकृति का नहीं है, ये अपचायक प्रकृति का है। जो ये अपचयन करता है वो इस हाइड्रोजन की वजह से करता है। ये कैसी प्रकृति का है? अपचायक प्रकृति का है। ये लिखवा रहा हूं मैं, आपको बाद में समझ में आएगा। कौन सी प्रकृति का है? अपचायक प्रकृति का। तो ये पूछा जा सकता है हमारे पास। तो जब केंद्रीय परमाणु के साथ जो H जुड़ा हुआ है सीधे तौर से, OH नहीं H, वो कैसी प्रकृति का रहता है? अपचायक। यहां क्षारकता कितनी आएगी? बताओ भाई, क्षारकता कितनी आ जाएगी? क्षारकता कितनी आएगी? क्षारकता हमारे पास कितने OH है? 2। तो क्षारकता OH की बॉन्ड की संख्या के बराबर है, तो वो कितनी आएगी? 2। नोट्स में कॉपी करनी है हर एक चीज, ये नहीं कि इसको ऐसे रहने देते हैं। एग्जाम में आ सकता है, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पूछ सकता है वो, इसलिए बोल रहा हूं कि ये याद करके, अरे सर इससे हो तो रहा है काम, उसने पीएच बंद पूछ लिया तो कैसे करोगे फिर? कैसे कैसे काम चलेगा भाई? समझ भाई बात? तो इसलिए फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज सिखा रहे हैं वो सीखो। कॉन्सेप्ट से चलोगे आप अच्छा सिलेक्शन, अच्छे रैंक लेके आओगे। शॉर्टकट ढूंढोगे तो बेटा आप सिलेक्शन से भी दूर भाग जाओगे। क्लियर? देन आता है H3PO2। H3PO2 में भी हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीजन हो गया, एक ही बचा, तो ये आ गया। इसके साथ अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या बचे? 2 हाइड्रोजन बचे, तो दोनों कहां पर चले जाएंगे? इधर। मुखिया ही संभालेगा भाई सबको। तो यहां चारकता कितनी है? सिर्फ एक ही चारकता है। चारकता कितनी है? 1। आप लिख सकते हो कि ये फॉस्फोरस जो है, ये फॉस्फोरस के साथ जो 2 हाइड्रोजन जुड़े ये अपचायक प्रकृति के हैं दोनों। क्लियर? डन? तो ये भी लिख सकते। अच्छा, इनका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हो, +5 +3, ये +1 आ जाएगा। नियम से भी निकालते हैं अपन और यहां से भी निकालोगे सेम ही आएगा। अब आता है HNO3। इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ी सी देखो, नाइट्रोजन है, सेम वही रूल है, डबल बॉन्ड O आ गया, N डबल बॉन्ड O आ गया। इसके बाद क्या करेंगे पापा? हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन और बचे? 2, तो 1 2। डन? हाइड्रोजन कितने? 1, तो ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। बोले सर सही है। अब क्या बचा? एक ऑक्सीजन है। क्या बचा? एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन बचा, तो इसने क्या बोला? भैया ओ नाइट्रोजन से, मुख्य क्रियात्मक समूह वो केंद्रीय परमाणु से बोलता है, करो यार कुछ करो भाई बंदोबस्त, हमारी संयोजकता पूरी नहीं है। बोले कोई नहीं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन द्वितीय आवर्त का है। नाइट्रोजन किसका है? द्वितीय आवर्त का। द्वितीय आवर्त के तत्व अधिकतम 4 बंध बना सकते हैं, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बना सकता है, 5 नहीं बना सकता। तो क्या करे? तो क्या करे भाई? तो क्या करे? तो मुखिया ही जुगाड़ करेगा करने को। तो ये बोलता है भाई तेरे पास संयोजकता पूरी नहीं है, मतलब तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। बोले हाँ, तो ऐसे कर, इस वाले बंध को नॉर्मल बंध मत रख, ये वाला जो बंध रहता है ये किस प्रकार का रहता है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। इसके बारे में आप सीखोगे। तो यहां पर स्ट्रक्चर में बस ऐसा रखो कि ये बॉन्ड इस प्रकार का है, तो ये ऑक्सीजन के 2 संयोजकता को पूरा कर देता है। अगर ऐसा एरो लग रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस तरीके से समझ सकते हो। क्लियर? बाकी डिटेल में आप इस चीज को आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं पूछेगा, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का पूरा है। डिटेल में अपन नहीं जा सकते। क्षारकता कितनी हो गई हमारे पास? एक ही OH है, तो एक हो गई हमारे पास क्षारकता। एक क्या हो गई हमारे पास? क्षारकता हो गई। क्लियर? डन? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे पास कुछ कंपाउंड्स की। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए MnO4- की बताओ,
MnO4 माइनस की। तो अब ऑक्सीजन माइनस किस पे आएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन रखने वाला क्या है हमारे पास? आयन है। तो Mn, उसके बाद वही डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन है जिस पर माइनस है, तो एक इसकी संयोजकता फिर ही छोड़ दो और उस पर लगा दो माइनस। तो यहां से Mn का ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि हमारे पास MnO4 2 माइनस की संरचना बताओ, MnO4 2 माइनस, तो यहां पर भी क्या करोगे? एक Mn, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन पर एक एक पर माइनस, एक ही ऑक्सीजन पर 2 माइनस मत लगा देना। क्लियर? ऐसे आपसे पूछा जाए कि बताओ CrO4 2 माइनस की संरचना, बोले सर क्या बात करती, सिंपल है, सेम ऐसे ही क्या आएगा? क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मुख्य क्रियात्मक समूह सबको दिख रहा है, और ऑक्सीजन अगर है तो ये आ गया। बोले सर NH4 प्लस था ना, उसकी बनाओ, NH4 प्लस की, तो NH4 प्लस की देखो संरचना, नाइट्रोजन मुख्य क्रियात्मक समूह, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। अब प्लस किस पे लगाना है? प्लस लगा दो हमारे पास। है ऑक्सीजन है क्या? नहीं, तो ये बन गया हमारे पास प्लस। ऑक्सीजन नहीं है तो जो भी आवेश हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, किसको देते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो ये NH4 प्लस की संरचना सही है। या फिर इसी संरचना को ऐसे भी लिखते हैं जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, H H H, और यहां पर क्या बना दो? ये दोनों चीजें सेम ही है। अभी HNO3 की संरचना में बनाया था, ये वाला बंद, इसका मतलब ऐसा है। अभी आप ओहो H O कहां से आ गया? H आ गया, ऐसे समझ लो इसको। क्लियर? दोनों चीजें सेम है यहां पर, ठीक है? दोनों चीजें क्या हमारे पास सेम होती है, ये दोनों सेम ही है, बट आप ये संरचना बनाइए, ज्यादा सही है। क्लियर? तो ऐसे आप किसी की भी संरचना बना सकते हो। बोले सर सीख गए अब तो हम, अब तो क्या करके सीख गए हम, है ना? तो अभी पूरा नहीं सीखे हो, अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारे पास, सर हम देखते हैं कि काफी संरचनाएं क्लोज रहती है, जैसे बेंजीन है सर, बेंजीन तो सर क्लोज संरचना है। क्लोज तो आपने एक भी नहीं बनवाई, यहां पर क्लोज तो आपने एक भी नहीं बनवाई। और सर अभी आपने जो बनवाई है उसमें केंद्रीय परमाणु एक ही है, एक से ज्यादा वाले भी तो आते हैं, जैसे सर H2P2O7 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी? सर H2S2O7 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी? H2S2O6 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो इन सभी की संरचना कैसे बनेगी सर, ये भी तो बताइए। तो देखते हैं अपन इनकी भी कैसे बनेगी, बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में संरचना वाले में, कि ये कैसे पता चलेगा कि संरचना हमारे पास चक्रीय है या नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल नाजुक। सबसे पहले आपको जो सहसंयोजक यौगिक है उसमें देखना है कि केंद्रीय परमाणु जो है वो 2 से अधिक होने चाहिए, 2 नहीं 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होने चाहिए? केंद्रीय परमाणु होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक सराउंडिंग एटम, प्रत्येक पड़ोसी परमाणु जो है उसकी संख्या या तो केंद्रीय परमाणु के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये गलत हो गया, या तो केंद्रीय परमाणु के बराबर या उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अरे सॉरी, सही है। प्रत्येक पड़ोसी परमाणु की जो संख्या है वो केंद्रीय परमाणु से ज्यादा या केंद्रीय परमाणु के बराबर। मतलब अगर केंद्रीय परमाणु मान लो 3 हो, 2 से अधिक में 3 ही आता है, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 3। यहां लिख देता हूं, कम से कम 3। यही होता है, 2 से अधिक का मतलब क्या होता है? 3। तो अगर मान लो केंद्रीय परमाणु 3 है तो प्रत्येक सराउंडिंग परमाणु कितने रहने चाहिए हमारे पास? या तो 3 या 3 से ज्यादा। अगर मान लो केंद्रीय परमाणु 4 है तो सराउंडिंग एटम भी क्या होने चाहिए हमारे पास? या तो 4 या 4 से ज्यादा। क्लियर? ये दोनों ही शर्तें, ये नहीं कोई एक हो गई तो चक्रीय बना देंगे, नहीं, ये दोनों ही शर्तें क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी होंगी तो अपन बोलेंगे कि हमारे पास संरचना चक्रीय होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बोले सर कुछ कुछ समझ में आया है, पूरा नहीं आया है। पूरा भी आएगा भाई, कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आप बता सको कि भाई चक्रीय बनेगी कि नहीं बनेगी। आइए, पहला S3O9, पहले केंद्रीय परमाणु पहचानो, कम संख्या में कौन है? सल्फर। यहां कम संख्या में कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही कम में है, यस और नो? कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही किसमें हमारे पास? कम में है। तो कैसे पहचानोगे?
कार्बन और नाइट्रोजन हमारे पास दोनों ही कम है, तो आप बोल सकते हो कि सर कार्बन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए केंद्रीय परमाणु कार्बन हो गया। यहां पर H2 की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कम है, बट हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता, इसलिए कौन आएगा, सल्फर। यहां पर फॉस्फोरस, यहां पर फॉस्फोरस। क्लियर, डन है। आ जाइए, तो अब देखते हैं हमारे पास H3O9, क्या यहां पर सबसे पहले केंद्रीय परमाणु 2 से ज्यादा, 3 है, यस, और सराउंडिंग परमाणु जो है वो 3, यहां पर क्या हो गया, मतलब 3 या 3 से अधिक, क्योंकि केंद्रीय परमाणु कितने, 3, तो 3 से ज्यादा है, यस, तो इसका मतलब ये चक्रीय संरचना बनाएगा। कैसी बनेगी अभी देखेंगे। केंद्रीय परमाणु कितने, 2, क्या 2 होने चाहिए कि नहीं, 2 से अधिक होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी संरचना चक्रीय नहीं होगी। नेक्स्ट, केंद्रीय परमाणु कितने, 4, सराउंडिंग एटम 6 और 2 8 हो गए सर, 4 से तो ज्यादा है, नहीं 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 नहीं, आपने नियम ध्यान से नहीं पढ़ा। नियम में लिखा हुआ है कुल सराउंडिंग एटम नहीं लिखा, प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक। तो हमारे पास यहां पर 2 प्रकार के सराउंडिंग परमाणु है, पड़ोसी परमाणु, एक तो हाइड्रोजन, एक क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या तो 4 से अधिक है, या 4 भी हो तो भी काम चल जाएगा, तो यहां से तो ओके, बट हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, जो कि केंद्रीय परमाणु से क्या है, कम है, इसलिए ये नहीं बनाएगा। केंद्रीय परमाणु 4, सराउंडिंग एटम 10 बन जाएगा, केंद्रीय परमाणु 4, सराउंडिंग एटम 6, यस, क्लियर, डन। अब हम बनाते हैं कि हमारे पास सर कैसे बनेगा जो चक्रीय बन रहे हैं उनकी। तो रूल क्या है, रूल हमारे पास बहुत सिंपल था कि ट्राई करना है कि संरचना कैसी हो, सममित हो, पहला ही पॉइंट लिखवाया था। तो H3O9 की संरचना बनाते हैं अपन। H3O9 की जब आप संरचना बनाओगे तो चक्रीय बनेगी, तो सल्फर जो है उनको चक्र में रख दो, तो 3 सल्फर है, तो 3 सल्फर को कैसे रखो, ऐसे रख दो, सल्फर ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया, सल्फर, फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन, फिर सल्फर ऑक्सीजन, अल्टरनेट पोजीशन में रख दिया। क्लियर, 3 सल्फर 3 ऑक्सीजन। अब क्या करो, ऑक्सीजन जो सराउंडिंग एटम उनकी संयोजकता तो पूरी है, तो अब जो भी करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, सल्फर को। तो सल्फर कितने ऑक्सीजन बचे, 6, और 3 सल्फर है, तो 2 2 ऑक्सीजन बांट दो, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O। अब एक बार जब खुद से बनाओगे तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कभी भी चक्रीय संरचना बनाओगे तो 3 सदस्य की चक्रीय संरचना नहीं बनती है, 3 वाली नहीं बनती है, 3 की बहुत ज्यादा अस्थायी रहती है। क्लियर, ये आ गया हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास H3O9 की संरचना बन गई है। किसकी बन गई, H3O9 की। क्लियर, P4O6 और O10, पहले P4O6 की बनाते हैं। सेम यही वाला रूल करो सर, ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। देखो ये आया हमारे पास फॉस्फोरस, क्या आया, फॉस्फोरस, डन। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, यहां पर आया ऑक्सीजन, फिर क्या आया हमारे पास, फॉस्फोरस, डन। फिर क्या है हमारे पास, ऐसे कर लेते हैं, देखो POP, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद O, देन P, यहां 4 है ना, तो इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। उसके बाद क्या आ गया, फिर O आ गया, फिर P आ गया, और यहां पर फिर क्या आ गया, O आ गया, और ये P आ गया। क्लियर सर, ये तो P4 वही अल्टरनेट बनाए हैं, एक P एक O, एक P एक O। सर ये तो हमारे पास P4O4 हुआ, O6 चाहिए, ठीक है। कौन पहचानेगा, कौन करेगा जुगाड़, हमारे पास फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु। तो ऐसा कर दोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन ऐसे ही रहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, ऐसा करते हैं कि सभी ऑक्सीजन, सभी फॉस्फोरस को एक एक ऑक्सीजन। तो एक तरीका तो ये कि यहां से जोड़ दूं, ये ऑक्सीजन ये जुड़ गया, बट ये 3 सदस्य की वाले बन जाएगी, जो कि अच्छी नहीं रहती। तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा यहां पर। अब कितने सदस्य की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 सदस्य की संरचना बन गई। और सेम ऐसे ही क्या करो, अलग अलग कलर से बना रहा हूं जिससे कि आपको दिखे, ये ऐसे बन गया। तो ये POP POP। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग में कि बताओ P4O6 में कितने POP बंद होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने रहेंगे, 6 बंद रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 बंद रहेंगे। क्लियर, डन, ठीक है सर। सर P4O6 की बनाइए, P4O10 की। तो P4O10 की भी हमारे पास सेम ऐसे ही बनेगी। बोले सर ये तो ऐसा ही रहना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये आ गया। अब क्या करें, 4 ऑक्सीजन और है, कौन पहचानेगा, कौन बात करेगा इनसे, केंद्रीय परमाणु, वो कौन है, फॉस्फोरस। कितने ऑक्सीजन बचे, 6 तो हो गए, 4, तो सबको एक एक दे दो। तो एक एक देना है, तो डबल बॉन्ड O, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की संयोजकता क्या करनी है, पूरी करनी है।
मजा आया कि नहीं आया? देख रहे हो कितनी भयानक संरचना है, तुरंत बना दी ऐसे। क्लियर? ये बन गए हमारे पास सभी 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट इनकी संरचना कैसे बनेगी सीखेंगे। अभी इनकी संरचना कैसे बनेगी सीखेंगे, उसके टेंशन मत लो। नेक्स्ट C6H6 बेंजीन, बेंजीन की संरचना सभी लोग जानते हैं। बताइए केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन 6, तो सराउंडिंग एटम भी 6 या 6 से ज्यादा है। केंद्रीय परमाणु कौन है यहां पर? बोरॉन और नाइट्रोजन में से कोई एक होगा सर। बोरॉन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या रहती है? कम, इसलिए केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरॉन। क्लियर? नाइट्रोजन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे दोनों एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 है तो सराउंडिंग एटम भी 3 और ये 6, तो ये भी सही है। यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन हो गए? कार्बन। केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। और सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन से क्या है? कम है। गलत। केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर एक केंद्रीय परमाणु कम से कम 3 होने चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप यार? क्लियर? तो चलो भाई C6H6 की स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कैसी बनेगी? बेंजीन की सब जानते हैं। अब 6 कार्बन है हमारे पास, तो 6 के 6 कार्बन जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। सबको क्या क्या दे दिया? एक एक हाइड्रोजन। अभी भी कार्बन, कार्बन की जो संयोजकता रहती है वो रहती है 4, तो 3 है, तो 3 को 4 करने के लिए यहां एक द्विबंध लगाए, इन दोनों की 4 4 हो गई। अब यहां मत लगाना वरना इसकी 5 हो जाएगी। तो अब क्या करो? एक यहां द्विबंध लगा दो, एक यहां द्विबंध लगा दो। अभी सबकी संयोजकता पूरी है। ये है हमारे पास बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास B3N3H6, इसका नाम है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक बेंजीन। ध्यान रखना इसको, बाकी और भी नाम है, मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूं जिससे कंफ्यूज ना हो। अकार्बनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेंजीन जैसा ही है। H6 है, कार्बन 6 है, तो बोरोन और नाइट्रोजन मिलके 6 हो गए। बोरोन और नाइट्रोजन मिलके 6 हो गए। बोले सर इसका मतलब तो ये कि यहां जितनी जगह कार्बन है उस जगह बोरोन और नाइट्रोजन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा भाई, सेम ऐसे ही आएगा जैसे अपन ने अभी बनाई है। क्या? इसकी जब संरचना बनाओगे हमारे पास तो क्या बनेगा? बोरोन, यहां से देखो ये बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन फिर नाइट्रोजन। यहां बोरोन है तो यहां क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन। यहां नाइट्रोजन है तो यहां क्या आना चाहिए? बोरोन। 6 हाइड्रोजन है तो सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। डन। ठीक है, ये हो गया। अब अभी आप आगे पढ़ोगे, थोड़ी सी एक चीज मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं एक्स्ट्रा, जो आप आगे पढ़ोगे तो सीख जाओगे कि यहां पर बोरोन के पास टोटल हुए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे? एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 4 6, तो और 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो करना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने में कौन मदद करता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक पड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन बोरोन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो ऐसे बंद बनाएगा। एक ही है, सेम चीज ये वाला इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, पड़ोसी को दे देगा। क्लियर? ये बन जाएगी हमारे पास, इसको अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। ये वाली चीज एक्स्ट्रा आई है तो वो थोड़ा सा अभी दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे ही आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि सर ये कैसे लगा। अगेन मैं बोल रहा हूं ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे, तो बेटा इसके बारे में डाउट नहीं करना है। ठीक है? डन? ठीक है। अब सर C3O2 की स्ट्रक्चर तो सर हमारे पास बताओ, सर C3O2 की स्ट्रक्चर बताओ। ये हमारे पास कैसी है? चक्रीय नहीं है तो है कैसी? इसमें मुख्य परमाणु कौन है? सर ये तो ऑक्सीजन होना चाहिए था। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर हमारे पास क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन अधिकतम 2 ही बंद बना सकता है, तो इसलिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा। मैंने ये भी तो बोला सह संयोजकता क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, बट ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2 ही बनाएगा यहाँ पर, तो 2 वाला नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करेगा? अपन ने बोला था कि संरचना इस तरीके से बनाए कि सममित बने, तो 3 कार्बन बना दिए ऐसे और 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये देखो कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई और ऑक्सीजन की भी पूरी हो। ऑक्सीजन की कितनी रहती है? 2, कार्बन की 4, तो सभी कार्बन की 4 पूरी है, तो ये हो गई C3O2 की संरचना। क्लियर? अब कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे आपसे पूछा जाए C3O2 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक, तो आप क्या करोगे? कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो सर 3 × x, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस का 2 × 2 बराबर 0, सही बात है। तो ये आ गया x बराबर 4/3, बिल्कुल सही। बट ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये औसत ऑक्सीकरण अवस्था है, औसत ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है? औसत।
वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी परमाणु पर आवेश तो पूर्णांक में रहेगा, आंशिक थोड़ी ना होगा, ऐसे भिन्न में थोड़ी ना आ सकता है भाई। या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो या तो +1 या -1, +2 -2, +3 -3, ऐसे आवेश आएगा ना। क्योंकि भाई ऐसे ही आ सकता है, ऐसा थोड़ी होगा। अरे सर 1.33 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने। अरे भैया इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे दिए जाते हैं। सही है बात? बोले सर सही है। तो इसलिए अब यहां पर आपको अगर हर एक परमाणु की इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, तो क्या करो, आपको संरचना, इसलिए संरचना जरूरी है। संरचना से देखोगे कैसे, यहां इस बंध को तोड़ो तो कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा -2, यहां पर आ गया +2। इसके बाद इस कार्बन तो ये तो समान परमाणु है, 0 0, ये भी कार्बन कार्बन समान है तो 0 समान। अभी बताया था समान परमाणु के बीच में बंध बन रहा है तो उसको तोड़ोगे तो कुछ चार्ज नहीं आएगा। लास्ट में हमारे पास यहां इस कार्बन को देखेंगे तो इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2, तो हो क्या रहा है हमारे पास, इस कार्बन के ऊपर टोटल आवेश +2 आया है, इस कार्बन के ऊपर आवेश 0 और इस कार्बन के ऊपर आवेश +2। तो ये 4/3 कैसे हुआ, टोटल आवेश +4 कितने में बटा हुआ है, 3 में, तो 4/3 ऐसे आया है ये औसत। और अगर आपसे प्रत्येक कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक पूछे तो आप बोल दोगे कि सर कार्बन +2 में भी है और 0 वाला भी है। तो 2 कार्बन ऐसे जिनका ऑक्सीकरण अंक +2 में है और 1 कार्बन ऐसा हमारे पास जो 0 में। क्लियर? अलग अलग हो सकता है हमारे पास। डन? ठीक है, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा। मेरे को एक बताना है आपको, क्या है वो, ठीक है चलो नेक्स्ट। ये आ गया हमारे पास। तो ऐसे आप देख सकते हो चक्रीय और अचक्रीय, और भी यौगिक होते हैं जिनकी संरचना आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बट नियम आप सीख गए हो। ट्राई करना है कि संरचना कैसे बनानी है सममित। अब चक्रीय चक्रीय आ गया, बट सर अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। मैंने कहा कौन सा? बोले सर जो आप बता रहे थे ना अभी, आपने बोला कि अगर मान लो H2S2O7 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी, H2S2O8 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी, H2S4O6 आ गया, इसकी संरचना कैसे बनेगी इसकी कैसे बनेगी वो बताओ। चलो भाई बात करते हैं, आ जाओ। तो मतलब इन सभी में क्या मुख्य बात थी कि केंद्रीय परमाणु एक से अधिक थे। क्या थे? केंद्रीय परमाणु एक से अधिक। तो अब अपन बात कर रहे हैं अचक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक केंद्रीय परमाणु हो, उनकी संरचना कैसे करेंगे। तो जब अचक्रीय परमाणु जिनकी संरचना मतलब अचक्रीय है और केंद्रीय परमाणु एक से अधिक है, तो उनमें क्या रहेगा, सराउंडिंग परमाणु यानी कि पड़ोसी परमाणु जो है या तो विषम संख्या में होंगे। पड़ोसी परमाणु में सामान्यतः अपन क्या देखते हैं, पड़ोसी का मतलब समझ में आ गया ना, सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम। सामान्यतः इसकी बात होगी, सामान्यतः ये ऑक्सीजन ही रहेगा। सामान्यतः क्या रहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखना है, मतलब मेनली ऑक्सीजन को देखना है, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। पता चला हाइड्रोजन को देख रहा, हाइड्रोजन को तो कभी भी नहीं देखना है। क्लियर? बोले सर ठीक है। तो पड़ोसी परमाणु विषम संख्या में हो तो सराउंडिंग एटम। तो कैसे संरचना बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, क्या है केंद्रीय परमाणु को क्या लिखूंगा मैं, केंद्रीय परमाणु को मैं लिखने वाला हूं सेंट्रल एटम, क्योंकि केंद्रीय का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, और परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम, सेंट्रल एटम। तो यहां पर आ गया Ca, क्या आ गया हमारे पास, Ca। क्लियर? तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास Ca। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा, यहां ऑक्सीजन, फिर दूसरा Ca, ठीक है, फिर और भी अगर है तो फिर ऑक्सीजन, फिर Ca। मतलब इस तरीके से आएगा अगर हमारे पास केंद्रीय परमाणु, मतलब केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, इस तरीके से आएगा। क्लियर? सामान्यतः आपको 2 ही केंद्रीय परमाणु मिलते हैं, तो मैं इसको यहां तक ही रख रहा हूं। क्लियर? बोले सर कोई उदाहरण दो। उदाहरण देखो हमारे पास, उदाहरण यही करा देता हूं एक तो, है ना, जिससे कि आपको क्लियर हो। जैसे आपके पास आया Cr2O7 2- आया, तो ये तो फिक्स है, माइनस किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पर। केंद्रीय परमाणु क्या है, 2, क्रोमियम है हमारे पास 2 है, तो क्या करो, और ऑक्सीजन किस में है, विषम संख्या में, ऑक्सीजन किस में, विषम संख्या में, तो क्या करो, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम। क्लियर? अब कितने ऑक्सीजन और बचे मेरे पास, 6 बचे भाई, एक तो हो गया, कितने बचे, 6। मैंने क्या बोला, यौगिक सममित बनाना है,
तो सममित यौगिक में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब बचा हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे और अभी ऋणावेश नहीं लगाया, तो ऑक्सीजन पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो जिस पे माइनस चार्ज है, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो जिस पर माइनस चार्ज है। बन गई? मजा आया कि नहीं आया? सेंट्रल एटम, ये आगे केंद्रीय परमाणु, उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन बीच में आ गया। क्यों आया है? क्योंकि पड़ोसी परमाणु ऑक्सीजन विषम संख्या में है, ऑक्सीजन को देखना है सामान्यतः। क्लियर? तो ये बना दिया, और सम्मित बनाना है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला लगा, नहीं, सम्मित बनाना है, तो सम्मित बना दिया। क्लियर? बोले सर एक और हो जाए, एक और हो जाए, लो भाई एक और बना देता हूं, वैसे आगे अपन सीखेंगे, आगे अभी अपन सीखेंगे, ठीक है? तो मैं यहां बना देता हूं, जैसे मान लो आपके पास आ गया H2S2O7, H2S2O7, इसका नाम है ओलियम। इसको क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। क्लियर? कैसे बनाओगे संरचना? देखो, अब यहां पर हाइड्रोजन दिखेगा, हो सर हाइड्रोजन तो सम संख्या में है। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन को नहीं, आप ऑक्सीजन पर फोकस करो। किस पर करो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में है? विषम में। ऑक्सीजन किस में है? विषम में। तो क्या करो? सल्फर मुख्य परमाणु, केंद्रीय परमाणु के सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर। क्या ये ऑक्सी अम्ल होगा? बिल्कुल ऑक्सी अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि सर अधातु है और यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो OH बंद आएगा ही आएगा। तो सबसे वही रूल जो बताया, डबल बॉन्ड O लगाना है, डबल बॉन्ड O लगाना है ऑक्सी अम्लों में जो है। अब क्या करो? सम्मित तो बनाना ही है। कितने ऑक्सीजन बचे? 3 हो गए, 4 बचे, तो 2 ऑक्सीजन दे दो, 1 2 1 2। रूल क्या है? जो हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, तो यहां दोनों को मत जोड़ देना, क्योंकि यौगिक कैसा बनाना है? सम्मित। तो एक एक ये जोड़ दिया। अच्छा, इस पे जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक इस सल्फर के पास OH वाला होना चाहिए, एक उसके पास। क्लियर? अब इसका एक संयोजकता बचा हुआ है, तो ये कर दो, इसका बचा हुआ है, तो ये कर दिया। H2S2O7 बताओ कितना इजी है? बहुत आसान है। और देख लो, N2O5 की मान लो, किसकी बनानी है आपको? N2O5। N2O5 की संरचना बनाओगे तो वही सेम, केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब क्या बचा हमारे पास? 2 ऑक्सीजन, तो एक एक ऑक्सीजन दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन तो है नहीं पूरे करने वाले, तो 2 कर दो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ध्यान रखना, ये मत कर दो वहीं आगे चाटे मारूंगा, काहे? ये ज्ञान वाले चाटे हैं। क्यों? नाइट्रोजन दूसरे परमाणु, दूसरे आवर्त का है, क्या 5 बंध बना सकता है? नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या करे मास्टर? क्या करे अभी? अब तो बन ही नहीं रही स्ट्रक्चर। अबे क्यों नहीं बन रही? मैंने क्या बोला? मुखिया से बात करो, मुखिया क्या बोलेगा? रुक, तेरी संयोजकता पूरी करनी है ना, ये ले, रो मत, रो मत। ये हो गया हमारे पास। क्लियर? तो इस तरह की N2O5 की संरचना रहती है, समझे? क्लियर? चलो, P2O5 की भी ऐसी रहती है। अब आ जाओ हमारे पास, अब अपन बात कर रहे थे पड़ोसी परमाणु। सर अगर सम संख्या में पड़ोसी परमाणु, यानी कि सामान्यतः किसकी बात होगी? सामान्यतः किसकी बात होगी हमारे पास? ऑक्सीजन। पड़ोसी परमाणु सम संख्या में हो तो ऑक्सीजन। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10, या विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9। बोले सर ठीक है। अब यहां पर 2 केस बनते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, यहां आएगा मजा। मतलब मेनली यहां जो आप बोलो चल जी H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण क्या आएगा? क्लास में पूछ रहे थे ना, बहुत सारे पूछ रहे थे ना। अब पता लगेगा भाई। मैंने बोला था रुको ठहरो, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए H2S2O8 की स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखा दूंगा, नहीं। कॉन्सेप्ट, बात किसकी होगी? कॉन्सेप्ट की होगी। बात ऐसी होगी कि जो आपके लिए हमेशा काम आए। बात ऐसी होगी कि चाहे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, कहीं पर भी यूज हो वो चीज आपके लिए बिल्कुल ऐसा रहेगा कि भाई साहब ब्रह्म ज्ञान, मतलब कहीं नहीं रुकने वाला है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे टाइप ऑफ बॉन्ड्स का है, कौन कौन से बॉन्ड है, सब कुछ आप बता पाओ वहां पर। क्लियर? अभी तक कभी भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम में पढ़ी है ऐसी चीजें? अपन पढ़ाएंगे भाई। मैंने बोला है कि कंटेंट आपको यहां पर वो मिलने वाला है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बस धैर्य धारण करो। आओ, पड़ोसी परमाणु क्या है? सम संख्या में है। पड़ोसी परमाणु किसमें है? सम संख्या में है। तो क्या करे? तो भैया अब यहां पर 2 चीजें आती हैं, यहां पर क्या आती है? 2, क्या आती है? 2,
ओहो, पहला केस आता है हमारे पास, ये केस नंबर 2 बोलेंगे इसको वैसे, क्योंकि यहां जगह ज्यादा है। यदि परोक्साइड बंध उपस्थित हो, ओहो, इसी की तो जरूरत थी, परोक्साइड बंध क्या हो, उपस्थित हो। संरचना में परोक्साइड बंध उपस्थित है भाई साहब, तो क्या सर संरचना आके बोलेगी हमसे कि मेरे में परोक्साइड बंध है बना दो? नहीं, संरचना नहीं बोलेगी, बट अभी मेरे पढ़ाने के बाद जी हाँ संरचना भी बोलेगी, और बोलेगी कि अजी सुनते हो, जरा परोक्साइड बंध तो बनाइए, देखना अभी बोलेगा। और दूसरा केस क्या आता है यहां पर? दूसरा केस है हमारे पास, यदि परोक्साइड बंध नहीं हो। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, कुछ लोग यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी बैठे हैं, बोले ओ मास्टर घना परोक्साइड परोक्साइड कर रहा है हमसे आके मिलो, हमको पता ही नहीं परोक्साइड क्या होता है। अबे तो पता होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं पता है यार, सिखा रखा है, ठीक है, पता क्यों नहीं भाई? बोले सर बता दो ना। वैसे बता चुका हूं, बट परोक्साइड किसको बोलते हैं? 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, उसको बोलते हैं परोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? परोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और 2 माइनस पर 2 माइनस का मतलब इसकी संरचना जो रहती है ऐसा रहती है, ओ ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध, इस पर माइनस इस पर माइनस, ये रहता है हमारे पास परोक्साइड। क्लियर? अब आओ, परोक्साइड बंध उपस्थित है, परोक्साइड बंध उपस्थित नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा परोक्साइड बंध उपस्थित? अरे भाई रुको, आओ, क्या होगा हमारे पास कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। नियमानुसार क्या करना है? नियमानुसार यहां लिखता हूं, सबसे पहले नियमानुसार जो नियम हमने सीखे हैं, जिसमें अपन बताते हैं कि भाई सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ये रहता है, फर्स्ट ए का ये रहता है, सॉरी सल्फर का नहीं, फ्लोरीन का ये रहता है, ऑक्सीजन का ये रहता है, हाइड्रोजन का ये रहता है, वो करके नियमानुसार ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें को मैं क्या लिखूंगा यहां पर? कैलकुलेट करें, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब पॉइंट यह है कि यदि आ रहा है भाई साहब, ध्यान से अलर्ट हो जाइए, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो औकात से, किससे ज्यादा हो? औकात से। अरे मास्टर औकात औकात क्या कर रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो, हमको बुरा लग रहा है। अबे तुम्हारी औकात की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम उस परमाणु की बात कर रहा हूं, सेंट्रल एटम जो है, केंद्रीय परमाणु जो है, उसकी औकात। तुम्हारी औकात बहुत है भाई, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम लिमिटलेस हो, अनंत हो तुम, अनंत। बस ये है कि आप एफर्ट्स डाल दो किसी चीज में, आपके बराबर कोई नहीं है, आप सोच नहीं सकते, आप उस लेवल तक जा सकते हो किसी भी चीज में। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरी इतनी अच्छी रैंक भी आ सकती है, मैं टॉप 100 के आ सकता हूं क्या, बट अगर वो लग जाएगा और जब रिजल्ट में देखेगा टॉप 100। इस बार यही हुआ है, नीट 2025 में क्या हुआ, जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी 1 आ सकती, इवन एग्जाम देने के बाद भी कि यार इतनी तो नंबर आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 कहां से आएगी, पिछली बार तो 720 आई थी, तब भी नहीं आई। लोग 720 पे 19 रैंक आ रहे, 26 बच्चे थे, बट उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। क्यों? क्योंकि उसने बस मेहनत की, अपने आप को कम नहीं आका, मेहनत करता गया और वो सफल हुआ, और उसने वो मुकाम हासिल किया जो उसने सोचा भी नहीं था। सच बात है, नहीं सोचा होगा उस बच्चे ने। तो वही तुम भी हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो, तुम ही वही स्टूडेंट हो, बस आपको मेहनत करनी है और लगे रहना है भाई साहब। तुम अनंत हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस हो भाई साहब तुम, बस मेहनत करो, मेहनत। हाँ भाई, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर औकात यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब परोक्साइड बंध उपस्थित। इसका मतलब क्या है? परोक्साइड बंध उपस्थित।
परोक्साइड बंध क्या है, उपस्थित है। ये तरीका है। ऐसे आके बोलेगा वो आपसे, मैंने बोला ना कि एक बार पढ़ा दूंगा तब देखना, आके बोलेगा कि अरे 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 ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो, हमारे अंदर तो परोक्साइड बंध है भैया। क्या है, परोक्साइड बंध है, बनाइए जरा थोड़ा परोक्साइड बंध बनाइए, यस और नो। ये आ गया भाई, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, डन। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इसका उल्टा आ जाएगा, परोक्साइड बंध उपस्थित नहीं है। अब नहीं है का मतलब क्या है, यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या करना है इस वाले केस में, आपको संरचना बनानी है कैसे, ये सेंट्रल एटम होगा, फिर सेंट्रल एटम आएगा, ऐसे बनानी है बस, सेंट्रल एटम जोड़ते जाए, जितने सेंट्रल एटम है सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए, और है तो भैया और जोड़ दीजिए, रुकना नहीं है जब तक बात नहीं हो जाए पूरी, क्लियर। और अगर यहां पर ऐसा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किया अपन ने, परोक्साइड बंध उपस्थित हुआ, तो संरचना किस तरीके से बनानी है, सेंट्रल एटम, उसके बाद परोक्साइड बनाइए भाई साहब, और देन सेंट्रल एटम। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके से संरचना, मतलब अगर परोक्साइड है तो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में लगा दो, परोक्साइड नहीं है तो सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम जोड़ दीजिए। क्या समझे, समझे कि नहीं, बोले समझ में तो आ रहा है पर मजा नहीं आ रहा है, आओ आओ बताते हैं अभी भाई, काहे टेंशन ले रहे हो यार, अभी सिखाते हैं, बस पहुंच गए अपन, लास्ट यही था। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल सैंपल हो जाए, एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल हो जाए, थोड़ा आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, पक्का हो जाए एग्जाम्पल भी हो जाए, आओ तो फिर मान लीजिए हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल है। अच्छा ओ सर एक 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 एक, एक, एक दिक्कत हो रही है, परोक्साइड बंध कितने हैं कैसे पता चलेगा, अगर है तो कितने बनाएंगे, देखो परोक्साइड बंध की संख्या ये भी देख लो फटाफट से, ये मैंने इंग्लिश मीडियम में भी कभी नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब मैं नहीं बोल रहा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैंने नहीं पढ़ाया है। परोक्साइड बंध की संख्या ज्ञात करना, ये तुम्हें बता रहा हूं मैं, परोक्साइड बंध की संख्या ज्ञात करना बहुत ईजी है, क्या करो, बराबर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने निकाला है उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दो, घटा दो, और उसको भाग दे दो 2 से, बस ये है परोक्साइड बंध की संख्या। क्यों, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन पर अगर वो परोक्साइड नहीं है, ऑक्साइड है, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 होना चाहिए था आवेश, बट चार्ज कितना है, -2, मतलब 2 चार्ज कम हुआ है, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया है, इसलिए किससे डिवाइड किया है, 2 से, क्लियर। तो अब हमारे पास ये आ गया, अब देखते हैं, जैसे आ जाओ पहले, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि मास्टर जी हमको ये बता दो कि H2S2O6 में परोक्साइड बंध है कि नहीं है, तो मैंने कहा कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया 1 × 2 प्लस x × 2 प्लस माइनस का 2 × 6 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना है, +5, तो ये तो औकात से कम है, क्योंकि मैक्सिमम कितना रहता है सल्फर का, 6, मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो ये इसकी औकात से कम है, मतलब नो परोक्साइड। तो अगर परोक्साइड नहीं है तो सर जी स्ट्रक्चर भी लगे हाथ बनाई दीजिए ना, आओ, अगर परोक्साइड नहीं है और सम संख्या में, ऑक्सीजन किसमें, सम में है, देख लो, विषम वाले में तो क्या आता, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, बट सम संख्या में क्या आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा, क्या कि सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब OH बंद आएगा ही आएगा, ऑक्सी एसिड हो गया, तो डबल बॉन्ड O लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ, कितने बचे, 4 और ऑक्सीजन बचे, 1 2 1 2, जितने हाइड्रोजन है जोड़ दीजिए, एक H इधर एक इधर देना है क्योंकि सम्मित बनाना है, बाकी हमारे पास ही आ गया। तो यही संरचना होती है, यही संरचना होती है भाई साहब, समझे कि नहीं समझे, क्लियर। और देखो मान लो आपसे बोल दिया जाए कि पहले देख लो एक बार, है ना, H2S2O8 H2S2O8 इसकी संरचना बनाइए, इसको बोलते हैं हमारे पास मार्शल अम्ल, क्या बोलते हैं, मार्शल अम्ल, क्लियर, लिख लेना ये। हाँ भाई ऑक्सीकरण निकालो यहां पर, तो 1 × 2 प्लस x × 2 प्लस माइनस का 2 × 8 बराबर 0,
तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 16, ओहो +7 आ रहा है, +7 ही आ रहा है क्या? x बराबर कितना आ गया, +7 आ गया भाई साहब, ये तो दिक्कत हो गई। क्या हो गई, दिक्कत हो गई। तो क्या करो, परोक्साइड बंध निकालो, परोक्साइड बंध जो कि क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, क्योंकि मैक्सिमम औकात से ज्यादा पहुंच गया, औकात से ज्यादा पहुंच गया तो परोक्साइड बोलेगा मैं इसको औकात के अंदर लाता हूं भाई साहब, परोक्साइड बंद उपस्थित है यहाँ पर, हमें जहां औकात से बाहर जा रहा है वहां कौन आएगा, परोक्साइड आएगा। क्लियर, बोले हम औकात में लाते हैं। अब ऑक्साइड परोक्साइड बंद की संख्या, परोक्साइड बंद क्या बनेंगे, देखो परोक्साइड बंद कितने रहते हैं, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7, यहां पर कितना है, मैक्सिमम कितना रहता है सल्फर का 6/2, तो बराबर कितना आया 1/2, 1/2 मतलब अब आधा तो बंद बनाओगे नहीं परोक्साइड, इसका मतलब 1 बनाना है आपको, कितना बनाना है 1, अगर ऐसे आधा दूर आए तो 1 बनाना है, सिंपल। क्लियर, अब देख लो कैसे बनाओगे, सर आपने बताया था अभी अगर हमारे पास परोक्साइड बंद हो, सॉरी परोक्साइड बंद हो तो संरचना सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, आओ सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ये मैंने परोक्साइड बंद बना दिया, ये क्या बना दिया, परोक्साइड बंद बना दिया। क्लियर, अब क्या करना है, सिंपल, मतलब इसका रूल जो रहता है वो मैंने ये करवा देता हूं, यदि एक सेंट्रल एटम हो, ठीक है पूरा ही लिख देता हूं मैं ना, और अगर एक सेंट्रल एटम हो तो ये, और यदि हमारे पास 2 सेंट्रल एटम हो तो, या एक से अधिक हो, आपको 2 ही वाला मिलेगा, तो क्या करना है फिर, भाग 2 से नहीं करना है। तो यहां पर 2 सेंट्रल एटम है तो 2 से भाग मत करो, क्योंकि दोनों में एक एक बढ़ जाएगा, दोनों में क्या होगा एक एक बढ़ जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया 1। बोले सर इसका भी एक उदाहरण करवाना तब मजा आएगा, ऐसे मानेंगे नहीं हम, ठीक है रुक जाओ अभी, ये आ गया। अब कितने बचे हमारे पास, 6 ऑक्सीजन, तो एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, बाकी के 1 2 1 2। क्लियर, और क्या आ गया, अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और बाकी के डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है कि H2SO8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालो, अब यहां से निकाल लो, संरचना से निकाल सकते हैं हाँ कि ना। कई लोग ये बोल देते हैं बच्चों को कि अगर हमारे पास आपने ऑक्सीकरण अंक निकाला और वो अधिकतम से ज्यादा आ गया तो अधिकतम वाला ही उसका ऑक्सीकरण अंक हो जाता है, ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है भाई साहब, ये काम नहीं करना है, कृपा करके माफ कर देना, बट ये काम ना करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है काम। क्लियर, यहां पर हाँ, यहां पर ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो क्या वही सेम तोड़ा, +1 -1, यहां से तोड़ा +2 -2, यहां से तोड़ा +1 -1, यहां से तोड़ा +2 -2, तो +2 +2 4 6, सल्फर का कितना आ रहा है +6 ही आ रहा है, और यहां भी चेक करोगे +6, तो बोले सर मना क्यों कर रहे हो, मैक्सिमम +6 से यहां आ गया, हर जगह नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसे रूल ना पड़े। अच्छा एक वाला बताओ सर, ये वाला बताओ, तो ये भी देख लो भाई, जैसे मान लो हमारे पास क्या है H2SO5, H2SO5 इसका नाम होता है कैरो एसिड, कैरो अम्ल, इसका नाम क्या होता है कैरो अम्ल, क्या होगा हमारे पास H2SO4 नहीं H2SO5, H2SO5 कैरो अम्ल क्या बनेगा, देखो पहले ऑक्सीकरण निकालो, तो 1 × 2 प्लस x × 1 प्लस माइनस का 2 × 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, -10 प्लस का 8, औकात से बाहर, मैक्सिमम से ज्यादा, सॉरी ये क्या है औकात से बाहर है, यस और नो, क्योंकि सल्फर की औकात किसकी है 6 की। अब एक ही केंद्रीय परमाणु है, तो एक केंद्रीय परमाणु है तो 2 से भाग देना है, 2 केंद्रीय परमाणु में क्यों नहीं दिया, क्योंकि दोनों को एक एक आवेश मिल गया, 2 केंद्रीय परमाणु है तो दोनों को एक एक आवेश मिल गया, जो मैंने बोला ना कि 2 आवेश कम हुआ भाई, 2 ऑक्सीजन पर -4 होना चाहिए था, बट 2 पर आ कितना रहा है परोक्साइड में -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो जब 2 केंद्रीय परमाणु है तो दोनों को एक एक बट गया, और जब हमारे पास एक ही केंद्रीय परमाणु है जो कि यहां पर ये है,
तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक पर ही मतलब परऑक्साइड बंद, परऑक्साइड बंद कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ भाई। तो कितना आया 8, मैक्सिमम 6/2, क्योंकि एक पर बट रहा, तो कितना आ गया 1। अब सर परऑक्साइड में सर आपने लिखाया था या 2 वाला तो सिखाया है कि अगर केंद्रीय परमाणु एक से अधिक हो, या तो एक ही, कैसे करोगे? अरे भाई रूल सिंपल है, ये ऑक्सी अम्ली तो है, धातु है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो रूल सिंपल है, क्या करना है, S डबल बॉन्ड O, ये आ गया। अब परऑक्साइड बंद है तो एक परऑक्साइड बंद बना दो, क्लियर। अब क्या बचे, 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, क्लियर। अब यहां तो आप डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो परोक्साइड है, तो यहां पर क्या लगा दिया, एक H लगा दिया, एक H और बता, यहां क्यों, क्योंकि O बंद होता है, उसी को परोक्साइड बोलते हैं। यहां पर भी क्या आ गया, H आ गया, डन। और यहां पर क्या आ गया हमारे पास, यहां पर लग जाएगा डबल बॉन्ड O, तो यहां पर भी अगर सल्फर का ऑक्सीकरण निकालोगे +6 ही आएगा। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो क्षारकता बोलते हैं तो 2 ही आएगी, एक ही है, एक ही है, 2 OH बंद है, क्लियर, डन। तो ऐसे करके आप संरचनाएं बना सकते हो, किसी की भी मतलब किसी की भी बना सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम की बना सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ एक संरचनाएं हैं जो थोड़ी अलग है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो, मैंने बोला आपको, क्यों बोल रहा हूं कि मैं आपको मैक्सिमम वाला याद मत रखना, कि हमारे पास जैसे CrO5 है, क्या है CrO5, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण यहां पर निकालो, कितना आएगा देखो, x गुणा 1 प्लस माइनस का 2 गुणा 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 10, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, क्या है, मैक्सिमम से ज्यादा है। तो इस वाले केस में क्या करोगे, क्या करोगे भाई बताओ, यहां पर आएगा ऑक्सीडेशन, ओ परऑक्साइड बंद, तो परऑक्साइड बंद क्या आएगा हमारे पास, परऑक्साइड बंद की संख्या निकालनी है, तो कितना आया 10। मैक्सिमम क्रोमियम की औकात कितने की है, मैक्सिमम की है 6 की, औकात कितनी है 6, लिखवा रखा है बटे 2, जिसको नहीं पता लिख लो, क्रोमियम की मैक्सिमम 6, Mn की 7, तो 10 - 6/2 बराबर कितना आ गया 2, यानी कि यहां पर कितने आएंगे, परऑक्साइड बंद 2 आएंगे। अब इसकी संरचना अलग प्रकार की रहती है, तो वो देखना है आपको, परऑक्साइड बंद तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। बटरफ्लाई, मैंने बोला कि जो रूल लिखाए हैं सब जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे, मैक्सिमम जगह हो जाएंगे बट सब जगह नहीं होंगे, एक यहां पर नहीं हो रहे, क्लियर। देखो अब ये आ गया क्रोमियम, बटरफ्लाई, तितली कैसे रहती है, एक ही है, तितली पर बनाने हैं, ये देखो ये आ गया एक, ये दूसरा पंख, ये तितली बन गई, 2 परऑक्साइड बंद है, और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा हमारे पास, +6। बट अगेन बोल रहा हूं, वो वाला रूल याद मत रखना, फेल हो जाएगा, वो वाला रूल याद मत रखना, फेल हो जाएगा। डन, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम वाला ही करना है, क्योंकि एक दो हमारे पास कंपाउंड जैसे K3CrO8 है, वो मैं बनवा नहीं रहा यहां पर, ठीक है, K3CrO8 है, वहां पर हमारे पास मैक्सिमम वाला नहीं लगेगा, तो इसलिए फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जो बता रखा है वो सीखना है बस, डन। चलो भाई, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, मेरे को एक दो कंपाउंड है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी संरचना बतानी है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की जो संरचना रहती है, जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है CaOCl2, ये रहता है। अब यहां पर कैल्शियम है, तो आपको पता है कि हमारे पास क्या रहेगा, ये आयोनिक बंध बनाता है, कैल्शियम कैसा बनाता है, आयोनिक, तो कैसे रहेगा, ये संरचना कैसे रहती है, Ca के साथ एक रहता है OCl और एक रहता है हमारे पास Cl, ऐसे रहता है, मतलब ऐसे बंद बना सकते हो आप, क्लियर। ये संरचना रहती है हमारे पास, एक तरफ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन, एक तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है बस, और बाकी तो ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन। अब देखो हमारे पास इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, कैल्शियम और क्लोरीन, भाई धातु है तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक ज्यादा, -1 +1, डन। दूसरा, इस क्लोरीन का, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से फ्लोरीन के बाद अगर किसी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो कौन है हमारे पास, क्लोरीन, वो कौन है, ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा -1, यहां पर क्या आएगा +1, तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन है मेरे पास जिसका ऑक्सीकरण कितना रहता है +1, और एक क्लोरीन है जिसका कितना रहता है -1,
तो आपसे पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीकरणांक क्या क्या होता है, -1 और 1। क्लियर। औसत ऑक्सीकरणांक कितना है, मतलब योग, क्लोरीन के ऑक्सीकरणांक का योग, क्लोरीन के ऑक्सीकरणांक यानी कि ON, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरणांक का योग कितना आएगा, -+1 -1 बराबर 0 आएगा। क्लियर। आ जाइए, एक संरचना होती है हमारे पास। अच्छा, एक ये बहुत सिंपल है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए Na2S4O6, आप देखते हो कि हमारे पास यहां पर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीकरणांक बताओ, तो अगर सल्फर का ऑक्सीकरणांक निकालोगे तो क्या आएगा, 1 × 2 + x × 4 प्लस माइनस का 2 × 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर आएगा 2.5। बट आपको भी पता है कि 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी परमाणु पर भिन्न में आवेश आ सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि या तो सर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, आंशिक ऐसे नहीं, भिन्न में नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब आप सल्फर का ऑक्सीकरण, ये जो है ये कौन सा है, औसत, मतलब जो नियम से निकालते हैं वो कौन सा रहता है, औसत ऑक्सीकरणांक रहता है। ये कौन सा है, औसत ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक्चुअल कैसे निकालोगे, एक्चुअल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको आयंस में, क्योंकि ये हमें Na वाला है, तो ये इसमें क्या है, Na आयोनिक, तो ब्रेक कर लो 2Na+ और साथ में क्या गया, S4O6 2-। संरचना बनाना अभी सिखाया है आपको, किसमें है, सम संख्या में है। ऑक्सीजन किसमें है, सम संख्या में है। तो संरचना कैसे बनेगी, परऑक्साइड बंद है नहीं, क्योंकि औकात से कम ही आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो क्या करो, सल्फर 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 सल्फर, यही सिखाया था, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और अब क्या करना है, O- और यहां पर क्या गया, O-, दोनों तरफ एक एक माइनस। क्लियर। अब देखो हमारे पास यहां सल्फर का ऑक्सीकरणांक कितना आएगा, चेक करोगे तो यहां से -1 + 1, यहां से तोड़ो -1 + 1, यहां से तोड़ोगे -2 + 2, यहां से भी तोड़ोगे तो -2 + 2, और जब यहां से तोड़ोगे तो ये सल्फर सल्फर बॉन्ड है 0 0, मतलब यहां कितना आएगा, +5। इस सल्फर को तोड़ोगे 0, मतलब इसका कितना आ गया, 0। इस सल्फर को यहां से तोड़ोगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी कितना आया, 0। और इस सल्फर और ये सल्फर दोनों सेम है, इसका भी कितना आएगा, +5। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 2 सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीकरणांक कितना आ रहा है, +5 +5, और 2 सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीकरणांक कितना आ रहा है, 0 0। तो टोटल आवेश +5 +5 10 हो गया, और कितने सल्फर परमाणु, 4, 10/4 कितना होता है, 2.5, इसलिए यहां पर 2.5 आया था। क्लियर। ऐसे सेम आपसे पूछा जा सकता है Br3O8 का, Br3O8 बताओ संरचना कैसे बनेगी। आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा हमारे पास, x × 3 प्लस -2 × 8 बराबर 0। तो कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 16/3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सा है, औसत, ये कौन सा है, औसत ऑक्सीडेशन नंबर है। एक्चुअल कैसे होगा, वास्तविक, वो कैसे होगा हमारे पास, अगर प्रत्येक परमाणु का आप निकालोगे तो क्या आएगा, वही ऑक्सीजन सम संख्या में, सराउंडिंग एटम हमारे पास किसमें, सम संख्या में है, तो क्या आएगा, और हेलोजन फैमिली का अधिकतम है 7, क्या ये 7 है, उससे तो कम है सर, बहुत, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.333। इसका मतलब सेंट्रल एटम, फिर सेंट्रल एटम, और फिर सेंट्रल एटम। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने, 4, बट एक इसके साथ 4 ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रोमीन जो है अधिकतम कितने बंद बना सकता है, 6, तो मतलब 7 बना सकता है, तो 7 बना लिए। यहां पर भी क्या कर दो, ये कर दिया, डन। अब क्या करो, इसके साथ हमारे पास कितने आ गए, 3 3 6, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा Br3O8 की स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर क्या क्या आवेश आ रखा है, ब्रोमीन के ऊपर क्या क्या आवेश आ रखा है सर, ब्रोमीन के ऊपर जो आवेश आएगा वो हमारे पास क्या आएगा,
ये क्लियर। ध्यान से बोले सर हमारे पास ये तो ऑक्सीजन कितने थे, 8 थे, आपने 8 4 इधर लगा देते, 4 इधर लगा देते, 3 3 क्यों लगाए? बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि ब्रोमीन अधिकतम 7 बंध बना सकता है। ब्रोमीन अधिकतम लिख लो चाहे, हेलोजन फैमिली के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अधिकतम 7 बना सकते हैं, फ्लोरीन तो एक ही बनाता है हमेशा। डन। तो अच्छा सॉरी, एक और बच गया ना हमारे पास, एक ऑक्सीजन और बच गया, तो उसको भी देखो यहां पर, ये आ गया हमारे पास ये। क्लियर, अब 8 हो गए, सम्मित है, 3 इधर 3 इधर 2 इधर। क्लियर। अब ऑक्सीकरण अंक देखो, यहां पर इनको जब तोड़ोगे हमारे पास तो कितना आएगा, प्लस का 3 3 2 2 2 6, प्लस का कितना आ गया 6। यहां पर भी जब देखोगे तो हमारे पास प्लस का 6, और यहां जब देखोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इन बंदों को तोड़ोगे तो 0 0, इसको भी तोड़ोगे तो 0 0, और ऑक्सीजन वाले किसी भी बंद को तोड़ोगे तो यहाँ -2 यहाँ +2, हर एक में ऐसे देखना है, यहाँ +2 यहाँ +2 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास है +6 +4 +6 इस टाइप के। क्लियर। एक कंपाउंड और है जिसकी स्ट्रक्चर बतानी है मेरे को, वो है हमारे पास Na2S2O3। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसको पहले आयंस में ब्रेक करना पड़ेगा। आयंस में ब्रेक करेंगे तो, क्योंकि Na आ गया ना भाई, फर्स्ट ए का ट्वाइस Na+ और S2O3 2-। जब आप इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो यहां पर आएगा +2, यानी कि अधिकतम से तो बहुत कम है। अधिकतम से क्या है, बहुत कम। क्लियर। तो इसका मतलब कोई परोक्षण बंध नहीं है। अच्छा, परोक्षण बंध की तो यहां पर वैसे बात नहीं करी सर, यहां ऑक्सीजन हमारे पास किसमें है, और विषम नंबर में है, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, और देन अपन स्ट्रक्चर बना देंगे O-, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, इस तरह। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए सर, O-, O-, है ना, मतलब रूल के हिसाब से आनी चाहिए, बट मैंने क्या बोला, कहीं कहीं पर रूल नहीं लगेगा, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये, तो ये याद रखोगे। याद करने का क्या तरीका मैं बता देता हूं। एक सल्फर को ऑक्सीजन मान लो, एक सल्फर को क्या मान लो, ऑक्सीजन। तो एक सल्फर को जैसे ऑक्सीजन मानूंगा तो ये बन जाएगा SO4 2- टाइप का, ऐसा मानना है, होता नहीं है। एक सल्फर इधर दे दिया तो O3 की जगह क्या हो जाएगा, O4, और बाकी हुई। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, भाई SO4 2- की स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही होता है। ऋणावेश तो माइनस ऑक्सीजन पर ही आना है, तो दो ऑक्सीजन को माइनस दे दिया, एक ऑक्सीजन ये सल्फर। बट यहां पर क्या है, एक सल्फर ना होके 2 है, तो यहां क्या कर दो, 2 सल्फर लगा दो। क्लियर। तो अगर H2O3 2- में आपसे सल्फर का ऑक्सीकरण अंक पूछे तो इसका कितना है, 0, चेक कर सकते हैं, यहां पर ये 0 ये 0, और यहां पर कितना आएगा, यहां जब चेक करोगे तो कितना आएगा, +4। वही ब्रेक करके देख लो, ब्रेक करके देखेंगे हमारे पास ये तो 0 0 आ गया यहां पर, और यहां देखोगे +2 +1 +1 कितना आ जाएगा, +4। तो ये हमारे पास यहां पर है। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर की हेल्प से आप उसका एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो कि प्रत्येक परमाणु का क्या रहेगा। क्लियर। तो मैं आपको यहां पर ये पॉइंट लिखा देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्रकार का रहता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर के प्रकार। जब हमारे पास ये कब आएगा, जब हमारे पास एक से अधिक परमाणु है जिसका ऑक्सीकरण निकाल रहे हो, जैसे KMnO4 में Mn का निकाल रहे हो तो एक ही बात है, कैसे भी निकालो एक ही आएगा, यस और नो। भाई एक का औसत थोड़ी ना आएगा, औसत तो एक से अधिक का आता है। तो यहां पर क्या होगा कि नियम औसत ऑक्सीडेशन नंबर, औसत ऑक्सीकरण अंक, औसत ऑक्सीकरण अंक। औसत ऑक्सीकरण अंक में क्या आता है हमारे पास, ये कब आता है, जब नियम से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो कि बता रखे हमारे पास। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा यहां पर, इंडिविजुअल या इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक, मतलब हिंदी नीचे लिख दूंगा, इंडिविजुअल और रियल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक या फिर वास्तविक ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा स्ट्रक्चर द्वारा। ये कहां से आएगा,
स्ट्रक्चर द्वारा। क्लियर। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से कर सकते हो, ऑक्सीकरण अंक का कैसा भी क्वेश्चन आए बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई, डन। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, ये वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जब आप पीवाई को देखोगे, चाहे नीट के देखना, चाहे जेई के देखना, जेई में चाहे मेंस चाहे एडवांस, ठीक है, तो आप देखोगे अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में ही जाओगे तो रेडॉक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पी ब्लॉक में जाओगे वहां पर कुछ मिलेंगे, बॉन्डिंग में जाओगे वहां पर कुछ मिलेंगे, क्वेश्चंस बटे हुए हैं क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स है, डी ब्लॉक में भी कुछ मिल जाएंगे। क्लियर, बट क्वेश्चंस काफी मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब बच्चों को रैंक लानी है तो वो पूरा पढ़ते हैं, रैंक लानी है तो क्या करते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं। तो आपको भी अगर रैंक लानी है, सिर्फ सिलेक्शन से मतलब नहीं है, तो आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना होगा, चीजों को कंसेप्चुअली समझना होगा। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से करें क्योंकि इस बार सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक लेके आनी है। टाटा, लव यू ऑल।